हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल सेक्शन के बाद आपके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जो थ्योरेटिकल हैं वो सारे पूरे कराने के बाद आप उनका कुछ मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन इस लेक्चर में लेके आया हूँ, ताकि आपको जो पूरा अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसका सभी का आप हम टोटल अभी तक का जो रिवाइज हो सकता है उसको आज हम करेंगे, ताकि इस लेक्चर के बाद आपके लिए मैं न्यूमेरिकल कुछ वीडियो हमारी पुरानी भी पड़ी हुई हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि और नई वीडियो चाहिए इस पर, और बेहतर वीडियो चाहिए तो मैं नई वीडियो बना दूंगा उन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए एनसीईआरटी की बुक के लेके आया हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपने पास से भी कराने वाला हूँ। तो दोनों का मैं इसी लेक्चर में कराऊँगा, और इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मैं आपका अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर उसके कुछ एक शुरुआत में उसका थोड़ा सा फॉर्मेट बताने के बाद मैं आपको उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एनसीईआरटी के बुक्स में से। तो देखिए, आज हमारा ये चैप्टर है ये बेसिकली बेस्ड होगा आपका जो आपका अकाउंटिंग टर्म्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, एजम्पशंस हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की थोड़ा बहुत थ्योरी है, उस पर बेस्ड होगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में से जिस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में पूछे जाते हैं उस तरह के मैं क्वेश्चन आपको आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इसका आप फॉर्मूला समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि टोटल असेट्स जो होती हैं हमारी, आपको मैंने बताया असेट्स, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स वगैरह को जोड़ के जो हमारी टोटल असेट्स निकल के आती हैं उनका टोटल हमारी लाइबिलिटीज और प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। यानी जो हमारे बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसमें अगर हमने बिजनेस में जितना इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल लगाई है, उसको जोड़ दें लाइबिलिटीज़ में, तो लाइबिलिटी और कैपिटल का जो टोटल होगा वो टोटल हमारी असेट्स के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ये चैप्टर हम करने वाले हैं उस चैप्टर में ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी फार्मूले में पूरा चैप्टर आपका बेस्ड होने वाला है। तो ये क्या कह रहा है, इट मीन्स दैट ऑल द monetary value of all assets of a firm are equal to the total claims which owners and outsider। ओनर यानी मालिक बिजनेस का जो होता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैपिटल की वैल्यू कितनी है, प्लस आउटसाइडर। आउटसाइडर जो बिजनेस के बाहर की जो हमारी लाइबिलिटी है, जैसे हमारे क्रेडिटर है, ठीक है, इस तरह की कोई लाइबिलिटी हमें बाहर वालों को पे करनी है, लोन है वो पे करना है, तो वो सब हमारी लाइबिलिटी के नाम से जानी जाती हैं। तो लाइबिलिटी और ओनर कैपिटल को जोड़ देंगे तो वो टोटल असेट्स के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट डिटरमाइन व्हेन गुड्स सेंट ऑन क्रेडिट टू कस्टमर आर टू बी इंक्लूडेड इन द सेल्स फिगर फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। यानी ये कह रहा है कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था कि डिटरमाइंस व्हेन गुड्स सेंट ऑन क्रेडिट टू कस्टमर, गुड सेंट ऑन क्रेडिट की है, गुड सेल्स ऑन क्रेडिट होना चाहिए था कि गुड्स जो कस्टमर है उनको हमने उधार पर सामान बेच दिया है और उसको हम सेल्स में, टोटल सेल्स में हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो सेल में शामिल करेंगे, क्यों शामिल करेंगे, ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू पता लग सके अकाउंटिंग पीरियड में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड टू बी यूज्ड इन प्रैक्टिस टू डिटरमाइन व्हेन टू इंक्लूड अ ट्रांजैक्शन इन द सेल्स फिगर फॉर द पीरियड व्हेन द गुड्स हैव बीन। अब देखिए, गुड्स हमने सेल तो किया है क्रेडिट पर, लेकिन अब ये कह रहा है कि गुड्स हमने भेजा है, सामान किसी को डिलीवरी करने के लिए हमने अपने यहाँ से भेजा है, तो इसके लिए इसने अलग अलग 4 कंडीशंस दिए हैं। तो अब आपको बताना है कि इन चारों कंडीशन में हमें क्या किस तरह से उसको ट्रीट करना है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड। डिस्पैच्ड का मतलब हमने अपने यहाँ से सामान भेज दिया है। तो देखिए, इसका आंसर समझ लीजिए। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एन ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट अरेंज व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस इट इज ट्रीटेड एज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर एंड हैंस द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इन चारों में से केवल और केवल जब गुड्स का वो बन जाएगा, इन्वॉइस्ड हो जाएगा। यानी इन्वॉइस का मतलब क्या होता है, जब सामान का बिल बना के दे दिया जाता है कस्टमर को, अब चाहे वो सामान उसने उठाया हो या नहीं उठाया हो, अगर बिल ट्रांसफ़र हो गया
तो हम इसको समझते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, यानी जैसे ही बिल कस्टमर के पास पहुंच गया तो हम ये मानते हैं कि जो सामान है उसकी ओनरशिप कस्टमर को ट्रांसफ़र हो गई। तो जब कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप तो हम मानेंगे कि उसकी सेल्स हो गई है, और ऐसे केस में हम उसको अपने सेल में शामिल कर लेंगे, अदरवाइज शामिल नहीं करेंगे और उसका इनवॉइस तैयार नहीं हुआ है तो। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कंप्लीट द वर्क फॉलोइंग वर्कशीट। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा आते हैं आजकल, जब से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का प्लान चालू हुआ है आपका लास्ट ईयर से, तब से आपके इस तरह के क्वेश्चन फिलिंग द फिलअप वाले क्वेश्चन आपके बहुत आने लगे हैं, इसलिए मैंने से कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इसमें आपके लिए। तो देखिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है इफ़ अ फर्म बिलीव डैट सम ऑफ इट्स डेटर मेड डिफ़ॉल्ट, यानी किसी फर्म को और ये लगता है कि उसके कुछ डेटर डिफ़ॉल्टर हैं, यानी उनसे पेमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इट शुड एक्ट ऑन दिस बाई मेकिंग श्योर डैट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और ये कह रहा है तो इसलिए कि अब सारे के सारे जो भी संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है हमारे लॉसेज की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बुक्स में एंटर करना ज़रूरी होता है। तो ये कह रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्ट। अभी आप बताइए मैं किस कॉन्सेप्ट में आपको इसके बारे में बताया था, बताइए। बताए थे ना सारे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट एक ही बात है, तो बताइए किस प्रिंसिपल में आया था। देखिए प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि हम फ्यूचर में होने वाले जो लॉस हैं उनके लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो उसके लिए मैंने कौन सा बताया था, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट और लॉस दोनों होने की उम्मीद रहती है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए हम कोई उम्मीद नहीं करते या कोई अरेंजमेंट नहीं करते अपने अकाउंट्स में, लेकिन अब फ्यूचर में कोई लॉस होने की हमें उम्मीद होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए हम पहले से ही कोई प्रोविज़न या रिजर्व बना के चलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑर्थोडॉक्स यानी पुरानी लॉसेज को बचने के लिए हम पहले से व्यवस्था कर लेते हैं, जैसे हमारे घरों में भी आदत होती है कि फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़े उसके लिए हम सेविंग्स करके रखते हैं, ठीक है, लेकिन इनकम के लिए हमको व्यवस्था नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन। सेकेंड, द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम इट्स ओनर अ बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाई द डैश कॉन्सेप्ट। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट था आपका सेपरेट एंटिटी, या इसको हम कह सकते हैं बिजनेस एंटिटी, जिसमें बताया गया था आपको कि मालिक और बिजनेस दोनों की अपनी आइडेंटिटी अलग अलग होती है। तो इसमें इसलिए जो हमारी कैपिटल होती है उसको हम लायबिलिटी मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। थर्ड है एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओन्स आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द। अब देखिए ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें लगता है कि फर्म की हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन पर दूसरों का भी हक हो। तो ये कह रहा है इस कंडीशन को हम किस फैक्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, तो द कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए जैसे आपको मैंने बताया था कि हर जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी हर जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसका इफेक्ट कम से कम दो पार्टीज पर ज़रूर होता है। अगर ये कह रहा है कि कोई चीज़ हमारे पास और आ रही है तो किसी के पास से जा भी रही होगी, यानी एक के लिए अगर वो रिसीव हो रही है कोई चीज़ तो दूसरा गिवर भी होगा। तो ऐसे केस में इसको हमने किस एक्सपेक्ट में बताया था, ड्यूअल एक्सपेक्ट में, जिसमें आपको मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट वाला। फोर्थ, द डैश कंसेप्ट स्टेट दैट if straight line method of depreciation is used in 1 year then it should also be used in the next year। यानी इसमें कह रहा है कि हमने डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड और एक बार यूज कर लिया तो उसे हमें हर साल यूज करना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था इसके बारे में कुछ कंसिस्टेंसी जैसा। तो देखिए इसके लिए इन्होंने क्या दिया है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट, देखिए कंसिस्टेंसी क्या कहता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, कि कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बार आपने जो मेथड अप्लाई कर दिया या जो पॉलिसी लगा दी अपने बिजनेस में कोई चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, तो आपको अगले सालों में भी उसी मेथड को यूज करना चाहिए, जो हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट फिफ्थ देख लेते हैं, अ फर्म में होल्ड स्टॉक
which is heavily in demand. Consequently, the market value of this stock may be increased. Normal accounting procedure is to ignore this because of the, अब देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये कह रहा है फर्म जो है, फर्म एक स्टॉक को कलेक्ट करना शुरू कर देती है, होल्ड करना शुरू कर देती है जब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन ये कह रहा था मार्केट वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक में भी इंक्रीज्ड। तो इस तरह से क्या होगा, जब मार्केट में सप्लाई रोक दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है, नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर इज टू इग्नोर दिस। तो देखिए अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या कहता है इसके लिए, कौन सा अकाउंटिंग प्रोसीजर है जिस हमें इग्नोर करना है इस चीज़ को, तो वो है हमारा प्रोसीजर इज टू इग्नोर दिस बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन। तो देखिए ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि कंजर्वेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में हमें लॉस होने की उम्मीद होती है, तो उस लॉस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा स्टॉक कलेक्ट ना करें। हो सकता है फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपकी डिमांड कम हो जाए, ठीक है, तो उस तरह से कंजर्वेशन में इसको आप शामिल कर लेंगे। इसके बाद 6 है, इफ़ अ फर्म रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स इट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास सेल के लिए कोई ऑर्डर आया, मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ और आप मुझसे कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो आपने मुझे ऑर्डर दे दिया लेकिन अभी मैंने आपको सेल नहीं दी है, प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेल्स फिगर ओइंग टू, यानी इसको हम सेल्स फिगर में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन आ गया, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें गुड्स, हमारा काम हो ना जाए, ट्रांजैक्शन हो ना जाए, तब तक हम उसको शामिल नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लास्ट है इसका, द मैनेजमेंट ऑफ ए फर्म इज रिमार्केबली इनकम्पिटेंट बट द फर्म अकाउंटेंट कैन नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज ऑफ। अब देखिए इसमें क्या है, ये कह रहा क्या है कि हमारा जो बिजनेस है, मैनेजमेंट है, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, यानी काफ़ी योग्य है, अच्छा एबिलिटी है उसके पास, लेकिन जो फर्म का अकाउंटेंट है वो इन चीज़ों को अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिख सकता। ठीक है, मैंने आपको प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट किस लिए नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने आपको देखिए इसके बारे में बहुत बताया है कि इसमें केवल हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही शामिल करते हैं। तो देखिए ये कह रहा है मनी मेजरमेंट, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जिन चीज़ों को हम केवल मनी में मेजर कर सकते हैं, जिस वैल्यू को, उसी को हम शामिल करेंगे अकाउंटिंग में। बाकी हमारे एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे हैं, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी क्वालिटी कैसी है, उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं अकाउंटिंग में। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप केवल उन्हीं चीज़ों को अकाउंट में शामिल कर सकते हैं जिनको जो मनी में मेजरेबल हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आप रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए उनके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये मेरे भी हैं, तो वो क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए बता दिए थे एनसीईआरटी वाले जो आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ और ये प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास और हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अनन्या लिमिटेड। पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, रुपीज़ दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 दे रखी है आपको 5 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेज 50,000 और मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 2013 8 लाख। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई मशीन जितने में ख़रीदी जाती है और उसको यूज करने तक जो भी उस पर खर्चा आता है उसको हम उसी कॉस्ट में जोड़ देते हैं, यानी इंस्टॉलेशन चार्जेज भी उसमें जोड़े जाएंगे। यानी हमारी कॉस्ट कितनी बन रही है 5,50,000, लेकिन ये कह रहा है 31 मार्च 2013 को उसकी वैल्यू जो थी वो 8 लाख थी मार्केट वैल्यू। तो ये कह रहा है वाइल प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट इफ़ द कंपनी वैल्यू द मशीनरी एट ₹8 लाख विच प्रिंसिपल इज बीइंग बायोलेटेड बाई अनन्या लिमिटेड। तो देखिए हमारा ये प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल। तो उसमें क्या कहता है कि जितने में आपने वो एक्चुअल में ख़रीदी थी मशीन, आप उसी वैल्यू पे आप उसको शो करेंगे। तो उस पर हम शो करते हैं तो हमारी वैल्यू होती है 5,50,000। 5 लाख उसकी परचेजिंग कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज 50,000 के। लेकिन फर्म उसको मार्केट वैल्यू पे दिखा रही है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखा रही है। तो वो यही पूछ रहा है कि किस प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट को बायोलेट कर रही है, या किस जो प्रिंसिपल है उसको वो मान नहीं रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए,
अकाउंटिंग टू which concept all expenses incurred to earn revenue of a particular period should be charged against the revenue to determine the net income. मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब देखिए आंसर आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं समझा देता हूँ आपको क्या है क्यों है। तो देखिए इसमें क्या है कि विच ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑल एक्सपेंसेज किसी पर्टिकुलर पीरियड के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए या इनकम को अर्न करने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं हमें उसी पीरियड के उसमें उसी के अगेंस्ट चार्ज करने चाहिए जो उस पीरियड से रिलेटेड है, जिस पीरियड की हम इनकम को शामिल कर रहे हैं। जैसे अगर हमने सेल्स है एक अप्रैल से यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इंक्लूड कर रहे हैं, तो सेल के लिए हमने जो भी खर्चे किए, जब परचेज किया, उसको बनाने में खर्चे किए, ऑफिस एक्सपेंसेज किए, तो वो सारे खर्चे भी उसी पीरियड से रिलेटेड होने चाहिए, तो उनको हम उसमें शामिल करेंगे। तो ये किस वजह से होता है तो इसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो ये कहता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका कि जो भी आपके एक्सपेंस हैं वो उसी ईयर से रिलेटेड होने चाहिए जिस ईयर की आप रेवेन्यू की कैलकुलेशन कर रहे हो, यानी सेम ईयर से रिलेटेड होने चाहिए आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेज। ये नहीं हो कि आप रेवेन्यू तो ले रहे हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए, लेकिन आप एक्सपेंस ले रहे हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो ऐसा नहीं करना है। तो आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को छोड़ दोगे, गलत कर दोगे, वायोलेट करोगे। नेक्स्ट, अ बिजनेस परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड सोल्ड 75% ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। यानी एक कंपनी ने जो बिजनेस है उसने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा और 75% जो गुड्स था इसका अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी 2 लाख में से 75% गुड्स उसने साल के ख़त्म होते होते बेच दिया। तब मार्केट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वाज ₹48,000। देखिए 48,000। तो ये कह रहा है ही वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, नेम द कॉन्सेप्ट बीइंग वायोलेटेड इन द सिचुएशन। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 लाख रुपए में 75% निकल गया तो हमारी वैल्यू बचती है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख हो जाती है 75% उसकी, तो बची कितना क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था हमारा 25% यानी 50,000 रुपये। लेकिन ये कह रहा है जो उसका हमने वैल्यूशन किया वो 48,000 पे था। ये वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, यानी उसने कॉस्ट पे उसको वैल्यूड किया। तो ये कह रहा है नेम द कॉन्सेप्ट बीइंग वायोलेटेड इन द सिचुएशन। ये कह रहा है प्रूडेंस और कंजर्वेशन। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ छूट गया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, मैं बाद में आपको बताता हूँ, इसको चेक कर लूँगा एक बार इसको। अंडर विच, अगला देख लीजिए, उसको मैं भी आपको एंड में बताता हूँ। अंडर विच कॉन्सेप्ट ऑनर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। देखिए ये तो आप पिछले वाले में भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस का जो ओनर होता है उसको हम बिजनेस का क्रेडिटर मानते हैं और उसकी कैपिटल को लाइबिलिटी में रखते हैं, इसलिए वो कौन सा है, बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल इन अकॉर्डेंस विद विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो ये कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है किसी भी एंटिटी यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हर एक रेगुलर इंटरवल पे यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद तैयार किए जाते हैं। वो किस कॉन्सेप्ट के लिए, तो वो अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 1 साल का पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयार किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन रह गए आपके। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हैज़ एट लीस्ट 2 इफेक्ट। तो देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीछे ही बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, 2 पार्टीज पे इफेक्ट पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट जरूर होगी। अगला क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विच अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज एज पर वन पर्टिकुलर मेथड। कंसिस्टेंसी, इसके बारे में पीछे हमने बात कर ली थी, इस तरह का क्वेश्चन था। विच अकाउंटिंग कन्वेंशन टेक इनटू अकाउंट ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज बट लीव्स ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। यानी वो कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है या प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है, ये सभी एक ही हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये अलग अलग नाम है लेकिन चीज़ एक ही है, कन्वेंशन हो, प्रिंसिपल हो या कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी हो, लिखना आपको प्रिंसिपल ही है। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा वो प्रिंसिपल है जिसमें हम जितने भी पॉसिबल लॉस हैं उनके लिए तो व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिट की उम्मीद होती है, उनको हम इग्नोर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रूडेंस या कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट।
ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, नेम द कंसेप्ट अंडर विच द स्किल्स और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फिर वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे हम उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और अकाउंटिंग में केवल ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जो मनी में मेजरेबल हो, तो इसलिए इसको हम शामिल नहीं कर सकते। वो किस कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं करते, वो होता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, नेम द कॉन्सेप्ट अंडर विच असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट कॉस्ट इंकर्ड फॉर एक्विजिशन। ऊपर हमने डिस्कस किया था, जितने में कॉस्ट में हमने खरीदी है या उसको बिजनेस में चालू करने की कंडीशन लाने तक जो भी हमने उस पर खर्चे किए हैं तो उसकी जो कॉस्ट में शामिल होते हैं, वो किस वजह से हम कॉस्ट पे लिखते हैं, तो वो है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 2 ही क्वेश्चन रह गए हमारे, इनको करके हम वीडियो ख़त्म करेंगे। नेम द कॉन्सेप्ट अंडर विच एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल। ये कह रहा है कि कोई भी आप वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसमें वो कहता है कि एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर। हमने देखिए अभी उसको गुड सप्लाई नहीं किया है, तो उसने एडवांस दे दिया, तो उसको हम अपनी इनकम नहीं मानते, उसको हम एक लायबिलिटी मानते हैं। तो वो कह रहा है क्यों नहीं मानते, तो वो कह रहा है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन हम तभी मानेंगे जब सेल हो जाएगी, जब हमारे पास उसको अपनी इनकम मानने का रीज़न होगा। अभी हमने सेल नहीं की तो उसके पैसे आए हुए पैसे को हम इनकम नहीं मान सकते। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो कौन सी ऐसा वो है जिसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन, तो मैंने आपको बताया था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 2 तरह के बेसिस बताए थे, एक का एक्रूअल बेसिस होता है, दूसरा कैश बेसिस होता है। एक्रूअल बेसिस कहता है कि जब जो खर्चा जिस पीरियड से रिलेटेड है, जो इनकम जिस पीरियड से रिलेटेड है, चाहे वो हमें रिसीव हुई हो या हमने पेमेंट किया हो, कैश में नहीं किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम उसको इसी पीरियड में शामिल करेंगे। एक कैश बेसिस क्या कहता है कि कैश में कोई भी हमने एक्सपेंस कर दी, पेमेंट किया या कैश में कोई रिसीव किया, तो जिस पीरियड में हमने पेमेंट किया है, चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, उसको हम उसी साल में शामिल कर देंगे। तो वह कह रहा है अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपकी केवल कैश अकाउंटिंग जो कैश टर्म है उसी से रिलेटेड हम टर्म को शामिल करते हैं, उधार को शामिल नहीं करते। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारा जो रह गया तो उसको एक बार देख लेते हैं, कौन सा था। हाँ जी, ये था, अ बिजनेस परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड सोल्ड 75% ऑफ सच गुड्स अकाउंटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स वॉज ₹48,000। द वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ही वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। देखिए कॉस्ट हमारी थी 50,000 लेकिन मार्केट वैल्यू थी 48,000। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें कि नेम द कंसेप्ट बीइंग वायोलेटेड इन दिस सिचुएशन। तो प्रूडेंस और कंजर्वेशन में क्या कहता है कि फ्यूचर में लॉस होना है आपको, तो जो स्टॉक की वैल्यूशन जो होता है आपका, वो आपका कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम होगा उस वैल्यू पर हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यूशन होना चाहिए था स्टॉक का, मार्केट वैल्यू पर होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट वैल्यू 48,000 हमारी कम है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, 50,000 यानी कॉस्ट पे किया है, तो इसने कौन सा वायोलेट किया है, आपका प्रूडेंस ऑफ और कंजर्वेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो डेट्स ऑल। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है आप लोगों के कमेंट के साथ दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। और आप चाहते हैं कि आपको एक ही जगह पे आपको हर तरह के क्वेश्चन, मैं आपको NCERT भी तैयार कराऊंगा, आपको अपनी तरफ से दूसरे क्वेश्चंस भी दूंगा, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूटी रखें मेरी वीडियो पर, और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक मेरा मेहनत जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में, आप तक पहुँच सके। और आपके जो भी डाउट्स हों, आप ज़रूरी नहीं इस पीरियड्स वीडियो से रिलेटेड हो, अगर मैंने जितना करा दिया है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो जो आपके स्कूल में आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको उन सभी का भी आपको रिप्लाई दूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके मेरी क्लासेस का। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।